अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि अगर मान लो गुलाम ने जो नियम दिया था, तो गुलाम के नियम की सहायता से आप दो आवेशों के मध्य लग रहे विद्युत बल की गणना कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो किसी निकाय में दो आवेश से अगर ज्यादा आवेश हो, किसी निकाय में अगर दो आवेश से ज्यादा आवेश हो, तो वहां पर विद्युत बल की गणना करने के लिए फिर अपन अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। अगर किसी निकाय में दो आवेश हो तो आप दो आवेशों के मध्य बल जो है वो कूलाम के नियम की सहायता से निकाल सकते हो। लेकिन मान लो अगर कोई निकाय ऐसा है जिसमें दो से अधिक आवेश है, तो फिर वहां पर अपन परिणामी बल या विद्युत बल की गणना करने के लिए किसी एक आवेश पर बल निकालने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो बेटा अगर मान लो, देखो जैसे मैं कहता हूं कि ये कोई एक सिस्टम है, थोड़ा ध्यान से समझना, और इसमें तीन चार्ज है, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है और एक Q3 चार्ज। कोई सिस्टम है या कोई निकाय है जिसमें तीन चार्ज है, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज और Q3 चार्ज। इस प्रकार से है, एक इस पॉइंट पर है, एक इस पॉइंट पे है, तीन पॉइंट पर तीन चार्ज है। अब आपसे कहा जाता है कि किसी एक आवेश पर बल बताओ, किसी एक आवेश पर बल बताओ। अब जैसे मान लो कि ये दोनों आवेश हैं, जैसे मैं Q1 पर बल निकालना चाहता हूं, तो Q1 पर बल ए भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। इसी प्रकार अगर Q2 पे निकाले तो Q2 पे बल Q1 भी लगाएगा और Q3 भी लगाएगा। अगर Q3 पे निकाले तो Q1 भी बल लगाएगा और Q2 भी बल लगाएगा। तो बेटा यहां पर क्या होगा कि ये अगर अपन इस Q3 पर अगर बल निकाले तो बेटा Q3 पर Q1 भी बल लगाएगा, तो ये जो बल लगाएगा ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको इस प्रकार धक्का लगेगा F1। इसी प्रकार अगर एक Q2 अगर इस Q3 पर बल लगाएगा, तो बेटा आपको पता है कि बल हमेशा लाइन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, तो इस पर इस प्रकार बल लगेगा F। तो इस पर तो बल लगा 3 पर, किस पे लगा 3 आवेश पर, और किसके कारण लगा 1 के कारण। थोड़ा समझना, यहां पर 3 पर बल लगा किसके कारण, 2 के कारण, तो यहां लिख देंगे बेटा 3 2 इस प्रकार। तो अगर मैं आपसे कहूं कि Q3 पर परिणामी बल बताओ, Q3 पर परिणामी बल क्या होगा, तो बेटा Q3 पर परिणामी बल क्या आ जाएगा, F3 वेक्टर बराबर कितना बल लगा, एक तो लगा बेटा F3 1 वेक्टर और एक क्या हुआ बेटा F32 वेक्टर। तो यानी कि ये जो बल रहेगा वह बेटा Q3 आवेश पर परिणामी बल होगा। तो अगर किसी निकाय में आपके पास आवेश अगर दो से अधिक है और किसी एक आवेश पर अगर आप परिणामी बल निकालना चाहते हो, तो फिर बेटा वहां पर अपन क्या करेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। यदि किसी निकाय में दो से अधिक आवेश है और आप बल निकालना चाहते हो, तो वहां बल निकालने के लिए फिर अपन क्या करेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या करेंगे बेटा, उपयोग करेंगे। थोड़ा क्वेश्चंस को समझना, क्योंकि सिद्धांत तो आसान है, सिद्धांत तो थ्योरेटिकल है, मैं सेंड भी कर दूंगा आप लोगों को, एक्सप्लेन भी कर दूंगा बोर्ड पे, लेकिन क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो थोड़ा ध्यान से समझना। एक प्रॉब्लम लेते हैं कि मान लेते हैं बेटा कि ये इस प्रकार से एक लाइन है, ऐसे सपोज मान लेते हैं कि ये एक्स अक्ष है, ऐसे मान एक्स अक्ष है, और ये आपके पास मान लेते हैं मूल बिंदु ओ। अब यहां पर तीन चार्ज है, अच्छा एक चार्ज यहां पर है Q चार्ज, एक चार्ज यहां पर है Q, और बेटा एक चार्ज यहां पर है 2Q, और बेटा एक चार्ज यहां पर भी है Q। ऐसा है, ऐसे कितने चार्ज हो गए, चार, कितने आवेश हो गए, चार आवेश स्थित है स्लाइड। अच्छा अगर अपन चाहे तो इनके अगर निर्देशांक लिखे तो अपन बता देते हैं कि इसके निर्देशांक है -a और 0। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी बार आ भी जाता है कंपटीशन में। और इसके निर्देशांक है a और 0, और बेटा इसके निर्देशांक है 2a और 0। इस प्रकार से x अक्ष पर इनके निर्देशांक। और बेटा आपको पता है कि इसके निर्देशांक तो क्या होंगे, 0 0, क्योंकि ये तो मूल बिंदु पर है।
ये तो कहां पर है बेटा, मूल बिंदु। अब आपसे कहा जाता है, क्वेश्चंस में क्या है, आपसे बोला जाता है कि बिंदु ओ पर स्थित आवेश पर परिणामी विद्युत बल की गणना कीजिए। परिणामी विद्युत बल की गणना कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन। अब एक बात बताओ कि अगर मैं इस क्यू पर बल निकालना चाहता हूं तो मैं यहां पर एक पॉइंट बना देता हूं ऊपर, इस प्रकार से ये मान लेते हैं क्यू चार्ज ऐसे। अब इस पर कितने आवेश बल लगाएंगे, इसको छोड़कर कितने आवेश बचे, एक दो और ये तीन आवेश इस पर क्या लगाएंगे बेटा, बल लगाएंगे। ये तीन आवेश इस पर क्या लगाएंगे, विद्युत बल लगाएंगे। अच्छा बेटा, ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इस पर बल लगाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, सपोज करो मान लो F1 वेक्टर बल लगाता है। कितना लगाता है, F1 वेक्टर, किसके द्वारा, Q1 आवेश के द्वारा। अच्छा, प्लस क्यू चार्ज है, इसका मतलब आपको पता है इसको धक्का लगाएगा इधर। अच्छा, क्यू इसके कारण बल लिखेंगे तो बेटा ये इसको इधर धक्का लगाएगा, तो ये वाला बल क्या हो गया, इसको मान लेते हैं इस पर F2 वेक्टर, एस F2 वेक्टर बल लगेगा। लाइट की दिक्कत आ रही है, यानी कि इस पर बल लगेगा, इस प्लस क्यू आवेश के कारण क्या लगेगा, F1 वेक्टर, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर बल लगेगा F2 वेक्टर इस साइड। अच्छा, ये जो आपके पास प्लस टू क्यू आवेश है ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी धक्का लगाएगा, तो इसके कारण जो बल लगेगा वो भी इधर लगेगा, तो इसको मान लेते अपन, लिख देते हैं यहाँ F3 वेक्टर। तो आप देखो, यानी कि इस प्लस क्यू चार्ज पर कितने बल लगे, इस प्लस क्यू चार्ज पर कितने बल लगे, आप बल देखो, इस प्लस क्यू चार्ज पर तीन बल लगे, तीन आवेश इस पर बल लगा रहे हैं। कौन कौन, प्लस क्यू चार्ज और प्लस टू क्यू चार्ज, ये तीन चार्ज इस पर क्या कर रहे हैं बेटा, बल लगा रहे हैं। अब आपको परिणामी बल बताना है, क्या बताना है, परिणामी बल। तो बेटा परिणामी बल निकालने के लिए अपन यहां पर क्या करेंगे, अब परिणामी बल बताना है तो पहले मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -a0, तो बेटा यहां से यहां तक की दूरी क्या है, a, दूरी नेगेटिव होती ही नहीं है। अच्छा, इसकी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, a, और बेटा इस आवेश की यहां से दूरी कितनी हो गई, 2a। तो आप कूलाम का नियम लगा सकते हो, तीनों आवेश की प्लस क्यू चार्ज से दूरियां आ चुकी है, इस पर आप बल निकाल रहे हो इस प्लस क्यू चार्ज पे, और इसकी तीनों आवेशों से दूरी आ चुकी है, और तीनों आवेशों के परिमाण भी आपको दे रखे हैं। तो यहां पर अगर मैं लिखूं F1 वेक्टर, सबसे पहले इस आवेश के कारण, तो बेटा F1 क्या आएगा, F1 वेक्टर अगर अपन लिखते हैं यहां पर, तो बेटा F1 वेक्टर क्या आएगा, देखो F1 वेक्टर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो गई, ये वाली प्लस आई के, ये हो गया बेटा आपके पास यहां पर F1। फिर बेटा F2 लिखेंगे, इस आवेश के कारण बल, तो F2 आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगी इसकी -i के, इस प्रकार। फिर बेटा इस आवेश के कारण बल क्या है, F3, तो F3 आ जाएगा बेटा यहां पर F3 वेक्टर बल क्या हो जाएगा, कि कितना चार्ज है, ये 2q है और ये q है, तो बेटा ये हो जाएगा आपके 2q इंटू क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है, 2a स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, -i के। तो बेटा F3 हो जाएगा आपके पास यहां पर
4 KQ, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आएगा KQ² डिवाइड बाई 2A² माइनस क्या हो गया IK। इस पर यानी कि आपने इस +Q चार्ज पर लगने वाले तीनों बल ज्ञात कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, परिणामी बल ज्ञात करेंगे। तो बेटा परिणामी बल ज्ञात करने के लिए तीनों बलों का क्या करेंगे, सदिश योग करेंगे। तीनों बलों का क्या करेंगे बेटा, सदिश योग करेंगे। देखो सदिश योग कैसे करते हैं, देखो बेटा परिणामी बल F बराबर F वेक्टर बराबर क्या लिख देंगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। अच्छा बेटा यहां पर F वेक्टर, आप देखो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ तुम लोग कि F1 और F2 जो बल है वह परिमाण में क्या है, समान है, लेकिन दोनों बल दिशा में क्या है, विपरीत है। दोनों के डिब्बे देखो सेम है। अच्छा ये वाली कंडीशन है कि एक हाथ मेरा इधर से पकड़ा जाए और एक हाथ मेरा इधर से पकड़ा जाए और दोनों बराबर बल लगे, तो यानी कि ये तो यूं कह सकते एक तरह से देखा जाए तो F4 व F2 परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो बेटा परिणामी बल क्या लगेगा, केवल F3 लगेगा। आंसर तो आ गया, आंसर तो आ गया, क्योंकि ये दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में क्या है, विपरीत है। अब ये दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब ये तो खत्म हो ही गए, अब बचा केवल F3। यही तो क्या लगेगा, इस पे बल लगेगा। कैलकुलेशन में भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो KQ² A² प्लस IK Q² माइनस IK प्लस KQ² डिवाइड बाई 2A² माइनस IK। आप देखोगे कि ये दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो फाइनली परिणामी बल जो आएगा बेटा +Q चार्ज पे जो बिंदु O पर स्थित है वह क्या आएगा, KQ² डिवाइड बाई 2A² माइनस IK। आसान है, एस और नो बोलो, कर लोगे। आएगा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं करना। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहला काम तो क्या है कि आवेश कहां पर रखे हैं, बल बताओ, कौन कौन से बल की दिशा बता दो। फिर दूसरा काम प्रत्येक आवेश की जिस पर आप बल निकालना चाहते हो उससे दूरियां बतानी। तो -A0 है तो यानी कि ये डिस्टेंस A हो गई, इससे इससे डिस्टेंस क्या हो गई, A हो गई बेटा, इससे कितनी हो गई, 2A हो गई। अब आपको क्या करना है, इस +Q आवेश के कारण इस पे बल निकालोगे तो धक्का लगेगा इसको इधर, तो F1 वेक्टर आ जाएगा। इसके कारण बल निकालोगे जिधर धक्का लगेगा F2 वेक्टर हो गया। इसके कारण भी क्या होगा, +2Q चार्ज धक्का लगेगा तो F3 हो गया। आप तीनों के परिमाण लिख दिए और तीनों के परिमाण लिख के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। एस और नो, क्लियर है। अब थोड़ा सा एक एंगल वाला क्वेश्चन से लेंगे भाई। क्वेश्चंस करेंगे पहले, अध्यारोपण का सिद्धांत बाद में पढ़ाऊंगा। पहले क्वेश्चन करना सीख जाओ, अध्यारोपण का सिद्धांत फिर तुम स्वयं करने लग जाओगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम लोग। देखो अब थोड़ा सा अपन बढ़िया क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा।
बेटा एक समबाहु त्रिभुजाकार निकाय है इस प्रकार का, इस प्रकार का एक समबाहु त्रिभुजाकार निकाय है। इसके तीनों शीर्ष पर समान परिमाण के चार्ज हैं, प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। इसकी एक साइड स्मॉल ए है, एक साइड क्या है बेटा, स्मॉल ए है। यानी कि आपको पता है कि ये समबाहु त्रिभुज है, इट मीन्स इसकी तीनों साइड्स क्या रहेगी बेटा, बराबर रहेगी। आपको क्या करना है कि किसी एक शीर्ष पर स्थित आवेश पर परिणामी बल और उसकी दिशा बतानी है। किसी एक शीर्ष पर स्थित आवेश पर परिणामी बल व उसकी दिशा बतानी है, ये आपको काम करना है यहाँ पर। देखो, अच्छा बेटा एक बात बताओ कि मैं यहां पर इसको नामांकन कर दूं, तो बेटा ये नामांकन कर देते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी, और ये क्या हो गया बेटा सी। ये ट्राइंगल का नाम दे दिया मैंने, एबीसी समबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है बेटा, एक समबाहु त्रिभुज है, नाम दे दिया। अब थोड़ा ध्यान से समझना कि बेटा अगर मैं किसी भी एक शीर्ष पे या तो इस पे बल निकाल लूं, इस आवेश पे, या इस पे निकाल लूं, या इस पे निकाल लूं, किसी भी एक आवेश पर आपको क्या करना है, परिणामी बल बताना है। अच्छा मैं यहां पर क्या करता हूं, इस वाले पे निकाल लेता हूं कितना आएगा। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो चार्ज है प्लस क्यू, जो चार्ज है अपने पास यहाँ पर, प्लस क्यू जो चार्ज है अपने पास सी पर, जो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, तो बेटा इस सी पर जो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस पर ये वाला भी बल लगाएगा और ये वाला भी क्या करेगा, बल लगाएगा, ऐसे बल लगेंगे। अच्छा एक बात बताओ कि इस ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण सी पर स्थित प्लस क्यू आवेश पर बल, तो बेटा बल जो आएगा उसकी जो दिशा रहेगी वो कुछ इस प्रकार होगी, और इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। देखो एफ सी पर बल लगा किसके कारण, ए के कारण, तो एफ सी ए वेक्टर। देखो सी पर बल लगा ए पर स्थित आवेश के कारण, यानी कि सी पर जो प्लस क्यू आवेश है उस पर बल लगा है इस प्लस क्यू आवेश के कारण। तो बेटा दिशा बताने का तरीका बता रखा है मैंने, किसको तो कंप्रेस कर दो और इसको फ्री कर दो। तो बेटा इसको कंप्रेस करके इसको फ्री करेंगे तो इधर जाएगा ये चार्ज, इसका मतलब बल की दिशा इधर होगी। इससे बढ़िया तरीका दिशा का और कुछ नहीं हो सकता, ये ध्यान रख। सिमिलरली आप चाहो तो इसको F1 वेक्टर भी मान लो, जरूरी नहीं ऐसे भी लिख सकते हो, F1 वेक्टर ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर CA नहीं लिखना चाहो तो वैसे भी कर सकते अपन। इसी प्रकार B पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण इस C पर स्थित प्लस क्यू आवेश पर बल, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ F2 वेक्टर मान लो इसको, ऐसे ये दो बल हो गए। अब आपको क्या करना है, परिणामी बल बताना है। क्या करना है, परिणामी बल। तो बेटा परिणामी बल क्या रहेगा, इन दोनों बलों का क्या करना पड़ेगा, सदिश योग। जब क्या मिलेगा बेटा, परिणामी बल। इन दोनों बलों का क्या करना पड़ेगा, सदिश योग करना पड़ेगा, जब जाके अपने को क्या मिलेगा, परिणामी बल मिलेगा यहाँ पर। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं F1 वेक्टर लिखूं तो F1 वेक्टर मेरे पास क्या आने वाला है, देखो समझना। देखो F1 वेक्टर क्या आएगा, यहां पर लिखेंगे कि बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर स्थित प्लस क्यू आवेश पर विद्युत बल, विद्युत बल यहां लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार।
तो बेटा कूलाम के नियमानुसार इन दोनों बलों के बीच की दूरी आपको पता है, तो यहां लिख देंगे F1 वेक्टर बराबर के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी? अब देखो बेटा यहां पर दिशा की प्रॉब्लम आएगी, दिशा क्या लिखी, तो फिर यहां पर तुम लिखना दिशा इसकी ए से किसकी ओर, सी की ओर, ए से सी की ओर, ये क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। ए से सी की ओर क्या आ जाएगी बेटा, इसकी दिशा आ जाएगी। और इसको आप समीकरण 1 का नाम दे दो, इसको अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 का नाम दे देंगे, ए से सी हो। फिर बेटा क्या करेंगे कि इसी प्रकार F1 निकाल लिया, अब F2 लिखेंगे तो F2 क्या आएगा, देखो F2 भी ऐसा आ जाएगा, F2 वेक्टर बराबर, आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब इसकी दिशा क्या आएगी बोलो बेटा, बी से सी, तो यहां लिख देंगे बी से सी एस। और ये समीकरण क्या हो गई, 2। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, बी से सी, और ये समीकरण क्या हो गई बेटा, 2। अब आप देखो यहां पर F1 वेक्टर वो F2 वेक्टर, F1 वेक्टर वो F2 वेक्टर जो है वो दोनों परिमाण में समान है। दोनों क्या है बेटा, परिमाण में क्या है, समान है। ये इनका परिमाण है और ये इसका परिमाण है। ये दोनों बल परिमाण में समान है लेकिन दिशा में क्या है, अलग अलग। दोनों बल परिमाण में समान है लेकिन दिशा में अलग अलग है। अतः परिणामी बल निकालोगे तो परिणामी बल कहीं यहां आएगा बेटा, तो परिणामी बल मान लेते हैं, सपोज करो ये परिणामी बल है F वेक्टर। अब ये परिणामी बल का परिमाण कितना आएगा और ये यहां से कितना कोण बनाएगा, ये अपने को ज्ञात करना है। दिशा, दिशा भी तो ज्ञात करेंगे यहां पर। तो बेटा यहां पर क्या लिखेंगे, F वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एस। दोनों सदिशों का क्या करेंगे, योग करेंगे। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर दोनों का क्या करना है, योग करना है, ऐड करना है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये एंगल अगर 60 डिग्री है, इट मीन्स ये वाला एंगल भी कितना होगा बेटा, 60 डिग्री होगा, ये वाला भी। भाई समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा। अब यहां पर आप इस बल का परिमाण लिखोगे, परिणामी बल का, तो परिमाण क्या आ जाएगा इसका, अंडर रूट क्या करेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 कोस कितने डिग्री का कोण है इन दोनों के बीच में, 60 डिग्री का। ऐसे इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। आपको पता है कि दो सदिशों का योग करते हैं तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2PQ cos थीटा। तो यहां पर P और Q की जगह क्या है बेटा, F1 और F2 है। R की जगह क्या है, परिणामी बल F है। अब यहां पर इनके मान रखेंगे, देखो ये F। अच्छा इस बल का परिमाण F1 का परिमाण क्या है, तो बेटा F1 का परिमाण ये वाला डिब्बा, यहां लिख देंगे के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एस। फिर बेटा यहां पर F2 का परिमाण भी यही है, तो के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर का एस। फिर बेटा प्लस 2F1, तो के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर का एस। और बेटा F2 भी यही है, तो के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। और बेटा कोस 60 का मान क्या हो गया, 1/2। कोस 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। अच्छा 1/2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा ऐसे, और ये भी तो बेटा स्क्वायर हो गया, भाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली एफ क्या आएगा, एफ हो जाएगा बेटा अंडर रूट, देखो 1 2 और ये 3, तो यहां हो जाएगा 3K स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर। तो बेटा यहां पर फाइनली आंसर आ जाएगा इसका √3।
अंडर रूट लेंगे तो, और बेटा ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई, ये आ गया बेटा परिणामी बल का ये परिणामी बल का क्या हो गया, परिमाण हो गया। अब बेटा दिशा की बात करें, दिशा क्या आएगी, अब थोड़ा सा समझना है यहां पर, दिशा की बात करेंगे अपन की दिशा क्या होगी, दिशा क्या आएगी इसकी। अगर दिशा की बात करेंगे तो दिशा क्या आएगी, तो दिशा निकालने के लिए आप ये सोचो कि ये दोनों बल अगर परिमाण में समान हैं, सुनना मेरी बात को, अगर ये दोनों बल अगर परिमाण में समान हैं तो बेटा अल्फा का मान कितना आएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि अगर दो सदिश परिमाण में समान हैं तो बेटा उनका जो परिणामी रहेगा वो उनका एंगल बाइसेक्टर रहेगा, अर्थात कोणार्धक रहेगा। तो बेटा 60 का कोणार्धक कितने डिग्री पे होगा, 30 डिग्री पे। आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप चाहो तो यहां फॉर्मूला भी लगाओगे तब भी अल्फा का मान कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। और कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ये दोनों मार्ग अगर बराबर हैं तो इनका जो परिणामी रहेगा वो ठीक इनके बीच में रहेगा, अर्थात ये और ये, तो इनका ये दोनों बल अगर परिमाण में अलग अलग होते, अगर ये दोनों बल अगर परिमाण में अलग अलग होते तो बात अलग होती, लेकिन ये दोनों बल परिमाण में क्या है, समान है। अगर ये दोनों बल परिमाण में समान है तो बेटा इनका जो परिणामी रहेगा वह क्या रहेगा, कोणार्धक रहेगा, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि अल्फा बराबर यहां पर सीधा सा एंगल करना है थीटा बाई 2, अर्थात अल्फा का मान आएगा 30 डिग्री, यानी कि अल्फा का मान क्या हो गया, 30 डिग्री। अब बात आती है डायरेक्शंस की, तो बेटा ये जो दिशा है ये वाली दिशा इसे अपन कहेंगे एक्स अक्ष, सुनना मेरी बात, और ये एंगल आ गया कितना, 30 डिग्री। अब दिशा कैसे लिखेंगे, देखो दिशा को लिखना आना चाहिए अपने को, दिशा कैसे लिखेंगे भाई, जो दिशा है उस दिशा को लिखेंगे कैसे। अब इस दिशा को लिखने के लिए अपन क्या लिखेंगे, देखो ये वाला एंगल जो होता है नीचे वाला वो ऋणात्मक होता है और ऊपर वाला एंगल क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, परिणामी बल, परिणामी बल एक्स अक्ष की, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से माइनस 30 डिग्री का कोण बनाएगा, कोण बनाएगा। परिणामी बल एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 डिग्री के कोण पर होगा, ऐसे लिख देंगे, कोण पर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना जब भी दिशा लिखो। बात समझ में आई नहीं आई, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो क्या किया है, एक बार वो रिपीट कर रहा हूं। देखो बेटा तीन चार्ज हैं और एक संभव त्रिभुजाकार निकाय हैं जिसके तीनों शीर्ष पर स्थित है। अब जरूरी नहीं कि ये परिणामी बल मैंने यहां निकाला, आप चाहो तो यहां पर भी निकाल सकते हो और यहां पर भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप यही निकालो, लेकिन आएगा सब जगह बराबर, परिमाण सब जगह यही आएगा, इसका रूट 3 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो बेटा क्या किया कि इस पर बल निकालना है, तो इस पर बल कौन लगाएंगे, ये दोनों आवेश बल लगाएंगे इस पे, एक तो ये वाला आवेश बल लगाएगा और एक ये वाला आवेश बल लगाएगा। तो बेटा पहले तो अपन ने क्या लिखा, बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर स्थित प्लस क्यू आवेश पर विद्युत बल। तो बेटा कूलाम के नियमानुसार क्या हो गया, F1 वेक्टर बराबर के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो गई, ए से सी। फिर बेटा F2, तो F2 भी क्या होगा, इस बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर स्थित प्लस क्यू आवेश पर परिणामी बल। तो बेटा ये आपके पास यहाँ आ जाएगा बी से सी। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो पहले तो एक ही दिशा में थे, अपोजिट दिशा में थे, लेकिन यहाँ तो दिशाएं अलग अलग आ गई। अब अगर दिशाएं अलग अलग आ गई तो फिर बेटा आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ उपयोग में लोगे। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर उपयोग में ले लेंगे परिणामी बल निकालने के लिए। इनका परिमाण पता है ही, परिमाण रख देंगे यहाँ पर, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। और दिशा क्या रहेगी, दोनों बल परिमाण में समान है, तो बेटा इनका जो परिणामी रहेगा वो इनका कोणार्धक रहेगा, इनका कोणार्धक रहेगा। अब थोड़ा सा देखो डिस्कशन और कर लेते हैं इसमें। देखो
ये समबाहु त्रिभुज है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, यहां पर प्लस क्यू चार्ज था, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज। इसके तीनों पॉइंट पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज। अच्छा परिणामी जो निकालेंगे तो परिणामी तो समान आएगा, तो यहां पर अपन ने परिणामी निकाला था, तो बेटा यहां पर ये तो थे बल ऐसे और इस प्रकार से, और ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है। तो बेटा यहां पर आप देखो कि जो परिणामी आया था अपने पास, वो परिणामी इस प्रकार आया था एक, और परिणामी का परिमाण कितना था, √3 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये परिणामी आया। अच्छा ये एंगल 60 का है ही अपने पास, तो बेटा ये एंगल कितना आया था, 30 डिग्री। तो बेटा यहां पर परिणामी बल की दिशा पर ने क्या लिखी, परिणामी बल एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से -30 डिग्री का कोण बनाएगा नीचे की ओर, अगर ये ऊपर होता तो फिर ऊपर की ओर। अच्छा यही काम अगर अपन यहां करते, अगर यही काम अगर इस जगह पे करे, इस शीर्ष पे, तो बेटा ये आपके पास दोनों बल रहेंगे ऐसे, और इधर भी ये दोनों बल ऐसे रहेंगे। अच्छा परिणामी बल जो रहेगा वो इनके ठीक कोणार्धक होगा, तो वो इस प्रकार होगा, और वो क्या आएगा अपने पास, F बराबर √3 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। बट ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली, ये क्या है, इस वाली दिशा को अपन क्या कहेंगे, धनात्मक वाई अक्ष में। परिणामी बल क्या रहेगा, धनात्मक वाई अक्ष में रहेगा, नहीं तो फिर कहेंगे कि परिणामी बल एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 90 डिग्री के कोण पे होगा, +90 डिग्री। परिणामी बल एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से +90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। या फिर सीधा सा अपन कहेंगे कि परिणामी बल क्या होगा, परिणामी बल आपके पास प्लस वाई दिशा में होगा, परिणामी बल जो रहेगा वो प्लस वाई दिशा, क्योंकि ये वाली जो दिशा होगी बेटा, ये वाली, ये क्या रहेगी, प्लस वाई दिशा रहेगी, धनात्मक वाई दिशा, यहां पर ये रहेगा। अच्छा इसकी बात करें तो बेटा यहां पर आप देखोगे, ये तो ये लाइन, ये तो फोर्स की हो गई। अब परिणामी बल जो रहेगा वह इनके बीच में आएगा ऐसे, और ये रहेगा बेटा 1, और इसका मान कितना होता है, √3 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8। किसी भी शीर्ष पे निकालो परिणामी बल का परिमाण समान आएगा, किसी भी शीर्ष पे निकाल लो आप। अब दिशा की प्रॉब्लम आती है तो दिशा कैसे लिखोगे। अच्छा बेटा दो तरीके हैं यहाँ पर दिशा ने, ये तो पता लग गया कि परिणामी बल जो रहेगा वो इसका कोणार्धक होगा, कोणार्धक होने का मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। भाई ये टोटल एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो ये वाला 30 डिग्री होगा। अच्छा ये वाला एंगल कितना है बेटा, यहां पर थोड़ा गौर करो, ये वाला एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है तो 120 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है, 120 डिग्री। भाई अगर ये 60 है तो 120 डिग्री, तो बेटा ये 30 और जुड़ जाएगा, तो टोटल जो कोण आएगा वो कितना आएगा, 150 डिग्री। अर्थात जो परिणामी बल रहेगा, जो आपके पास यहाँ पर परिणामी बल है, ये वाला जो मैं ग्रीन लाइन से बना रहा हूं, और इसकी जो दिशा है एस, कितना है, 150 डिग्री। अगर इधर से देखोगे तो बेटा, इधर से अगर अपन धनात्मक इससे देखे तो बेटा परिणामी बल कितना कोण बनाएगा, 180 तो ये हो गया और 30 ये, तो कितना हो गया, 210 डिग्री। अब दिशा कैसे लिखोगे, थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा घमासान टाइप का हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप दिशा कैसे लिखोगे, परिणामी बल एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से, परिणामी बल एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से या तो -150 डिग्री का कोण बनाएगा, कितना बनाएगा, -150 डिग्री। या फिर यूं कहेंगे कि परिणामी बल एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से +210 डिग्री का कोण बनाएगा, कितना बनाएगा, +210 डिग्री का, ये ध्यान रख। एक बार इसको आप ऑनलाइन क्लास से ही नोट कर लेना, ये तो मैं सेंड कर दूंगा आपके पास, बाकी कल पढ़ेंगे।